हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड व्हाट अबाउट योर स्टडी? अच्छी जा रही होगी। बस आपको समझ के करना है, पेंडिंग नहीं करना है काम को, क्वेश्चन रेज करने हैं, डाउट क्लियर करने हैं। आज हम ले रहे हैं चैप्टर 4 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, 12th फिजिक्स, एंड टॉपिक्स ऑफ टुडे आर रूल्स टू फाइंड डायरेक्शन एंड कंपैरिजन बिटवीन बायो-सावर्ट लॉ एंड कूलॉम्स लॉ। लेट अस स्टार्ट। रूल्स टू फाइंड डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं बार बार, लेकिन क्वांटिटी चेंज हो रही है और कुछ फेनोमेना में तो इनके स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे, नाम यही रहेंगे। तो हम कैसे इनको लर्न करें वो तरीका आज मुझे आपको बताना है। तो वी हैव स्टडीड राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, जिसको मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, राइट हैंड पाम रूल आज पढ़ेंगे, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी हम स्टडी कर चुके हैं। और इनमें इसलिए पढ़ चुके हैं तो मैं थोड़ा जल्दी लूंगा। हमने क्या स्टडी किया था? ये राइट हैंड थंब रूल बता रहा है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आप दिखा रहे हो आपके पेपर पे, लेफ्ट टू राइट एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए v वेलोसिटी से, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स उसके डायरेक्शन पता करने के लिए आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। तो FV मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल पे, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पे। क्लियर है? तो इसका स्टेटमेंट आप याद करिए। इफ V and B are in the plane of paper and we adjust our right hand in such a way that our fingers encircles from V to B, then thumb will show the direction of magnetic force on the charge particle. तो जब Q चार्ज V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके बारे में ये रूल हम स्टडी कर चुके हैं, और यही चीज बताने के लिए राइट हैंडेड थंब रूल है। राइट हैंडेड थंब रूल भी यही चीज बताता है, थोड़ा उसकी तरीका अलग है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्क्रू ड्राइवर हम यहाँ पे रोटेट कराते हैं, और अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात करें, क्यू चार्ज v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो अगर हम v से b की तरफ को स्क्रू को ड्राइवर को रोटेट कराते हैं v से b की डायरेक्शन में, यहां जैसे यहाँ पे a और b दिखाया, तो a की जगह आप एक तरह से v वेक्टर ले सकते हैं, b की जगह आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो जो a क्रॉस b की डायरेक्शन यहाँ पे दिखाई है, दैट विल बी योर मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो अगर हम स्क्रू ड्राइवर को v से b की तरफ को रोटेट कराते हैं, तो जिस डायरेक्शन में उसकी टिप मूव करेगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स on that charge particle in that magnetic field. तो ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो if V and B are in the plane of paper and we imagine a screwdriver in our right hand, and if we circle it from V to B keeping perpendicular to both of them, then movement of screwdriver will show the direction of magnetic force on the चार्ज पार्टिकल। तो ये हम स्टडी कर चुके हैं। एक रूल ये देखिए आप, ये भी आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताता है मूविंग चार्ज पे। तो यहाँ पे हम राइट हैंड पाम रूल की बात करेंगे। राइट हैंड का अगर हम पाम को और अपने थंब को परपेंडिकुलर रखें एक दूसरे के, फिंगर्स को सीधे रखें, और अगर हम थंब को रखते हैं V की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो पाम के परपेंडिकुलर पुश करने की जो डायरेक्शन है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। तो इसको ध्यान से देखिए। थंब ऑफ आवर राइट, इफ थंब ऑफ आवर राइट हैंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ V, यानी कि मोशन ऑफ चार्ज की डायरेक्शन में, एंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, देन F is in the direction perpendicular to the right hand palm। तो राइट हैंड पाम के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जिधर आप पुश करोगे, पुश डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा पार्टिकल पे। तो ये जो आपका थर्ड रूल है, ये भी आपको यही चीज बता रहे हैं। और आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की जब बात करते हैं, ये थोड़ा स्पेशल केस में आ जाता है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, पहले तीन रूल्स एक ही चीज बता रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन।
चार्ज पार्टिकल पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। फोर्थ भी यही बता रहे हैं, लेकिन यहां पे एक स्पेशल केस है कि पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। क्लियर है? तो यहां पे आप इसकी स्टेटमेंट देखिए, स्ट्रेच द थंब, द फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर ऑफ अवर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे डायग्राम में दिखा है। इफ द फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज V की डायरेक्शन में, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो ये रूल्स आपने पढ़े हैं चारों, और ये एक ही चीज बता रहे हैं, पर फोर्थ रूल थोड़ा सा स्पेसिफिक कंडीशन में लगता है। तो ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। और इसी चीज को अगर हम यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी दूसरी लें, केस दूसरा लें, अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल ना लेके हम करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो यही रूल्स लगेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मान लीजिए यहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, इससे थीटा एंगल बनाते हुए करंट इसमें आई फ्लो कर रही है थीटा एंगल बनाते हुए, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है आप ध्यान से अगर याद करोगे, रिकॉल करोगे, आई एल क्रॉस बी। तो बस आपके वेक्टर्स बदल जाएंगे, यही स्टेटमेंट रहेंगे, लेकिन आप जहां V की बात कर रहे थे वहां पे करंट की डायरेक्शन लेंगे। बाकी मैग्नेटिक फील्ड की बात भी वही करेंगे और उस पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की। तो जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, उसमें भी ये चारों रूल्स अप्लाई होंगे। तो इसका मतलब ये रूल्स अगर वहां भी अप्लाई हो रहे हैं तो इनका कुछ बेस अगर हम बात कर लें एक बार, तो ये हमेशा के लिए हमें याद हो जाएंगे। जो अब मैं बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम बात करते हैं जनरली कि अगर हम एक जनरल बात करें कि एक प्लेन है, वहां पे एक वेक्टर है ए, उसी प्लेन में थीटा एंगल बनाते हुए एक वेक्टर है बी, तो उनका जो प्रोडक्ट वेक्टर होता है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर याद करिए, रिकॉल करिए। तो सी वेक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो ए कोई भी वेक्टर हो सकता है, बी कोई भी वेक्टर हो सकता है, सी इनका प्रोडक्ट वेक्टर है। तो इन ए, बी और सी जो वेक्टर है, सी वेक्टर की डायरेक्शन पता करने के लिए हम ये चारों रूल लगा सकते हैं। तो हमकी क्वांटिटी बस चेंज हो जाएगी, ए की जगह आपकी वो क्वांटिटी आती रहेगी जो आपने वहां पे कंसीडर किया है। तो जैसे पहला वेक्टर, तो यहां अगर हम बात करें, पहला वेक्टर हमारा ए है, तो इस केस में आई एल है, दूसरे केस में यही वेक्टर वी वेक्टर की डायरेक्शन में लेंगे, और बी वेक्टर हम यहाँ पे बी से ही दिखा रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी बी से ही दिखा रहे हैं बाई चांस। तो सी वेक्टर की डायरेक्शन पता करने के लिए हम ये चारों रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वांटिटी चाहे कोई भी हो, अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे वेक्टर के बराबर है, तो उस तीसरे जो प्रोडक्ट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम ये चारों रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। जब हमने लास्ट ईयर पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, याद करिए, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो वहां पे भी ये सारे रूल लगेंगे। बस पहला वेक्टर आपका आर हो गया, दूसरा एफ हो गया, और इन दोनों की प्रोडक्ट वेक्टर टो हो गया। तो ये चारों रूल वहां पे भी लगेंगे। तो किसी भी जगह पे ये चारों रूल लगेंगे, आपको लर्न करना ये बेस, ये जनरल, सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो ए की जगह कोई क्वांटिटी आ जाए, बी की जगह कोई क्वांटिटी आ जाए, अगर दो क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर आ रहा है, तो उन किसी भी केस में हम ये चारों रूल अप्लाई करेंगे। तो वेरी इजी, समझ के देखो, बड़े इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम दो केस लेंगे यहां पे, बड़े इंटरेस्टिंग है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन। तो यहां पे अगर हम बात करें पहले स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की, तो ओस्टर्ड ने सबसे पहले यही हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जब हमने मैग्नेटिज्म शुरू स्टार्ट किया, कि ओस्टर्ड ने ऑब्जर्व किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है।
तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी किस तरह का होगा, उसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या होगी उसके अराउंड, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो ये डायग्राम देखिए आप, इसमें क्लियर हो रहा है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर आपका स्ट्रेट है, करंट ऊपर की तरफ हमने दिखा रखी है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे इन द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, और उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के एक्सिस पे कंडक्टर आपका फॉल करेगा। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम बात करें सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसकी वजह से यहां पे आपका करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आपको अगर हर किसी पोर्शन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगानी है तो वहां पे राइट हैंड थंब रूल से आप देखोगे कि यहां सर्कुलर बनेंगी, ये यहां सर्कुलर बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और अगर हम बात करें इसके सेंटर पे चलें तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो जाएगी सर्कल के पूरे पोर्शन की वजह से। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट की डायरेक्शन हम यहां दिखा रहे हैं, तो ये डायग्राम में यही चीज दिखाई है। क्लियर है? तो एक्सिस पे अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट हो जाएगा सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है स्टूडेंट्स कि हम रूल्स उन्हीं नाम से यहां पे भी यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल दोनों केस में यूज होगा। राइट हैंडेड स्क्रू रूल, जिसको मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, वो भी दोनों केस में यूज होगा। लेकिन किस तरह से? यहां पे तो दो ही डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो फिर राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज होगा? तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो अगर हम कंडक्टर को राइट हैंड की ग्रिप में एज्यूम करें, थंब को फिंगर्स के परपेंडिकुलर रखते हुए, और अगर हम थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर्स हैं, कर्ल ऑफ fingers that will tell you the direction of magnetic field around it। तो बड़ा इजी है, इसका स्टेटमेंट ध्यान से देखना, अलग स्टेटमेंट है। जो पहले आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था वो अलग चीज थी, यहां पे इसका स्टेटमेंट अलग होगा। तो क्या होगा? इफ वी होल्ड द स्ट्रेट कंडक्टर इन द ग्रिप ऑफ आवर राइट हैंड in such a way that the extended thumb point in the direction of current, then the direction of curl of the fingers will give the direction of magnetic field। तो अगर आप राइट हैंड की में अपना ग्रिप में आप वायर को एज्यूम करो करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो और थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो डायग्राम में क्लियर है ये चीज? तो देखिए राइट हैंड थंब रूल यहां पे भी उसी नाम से है, लेकिन स्टेटमेंट अलग हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? अब आप राइट हैंड थंब रूल अगर हम अप्लाई करते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में, तो यहां ध्यान से अगर आप देखना, आपका सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं, और ये हम पूरा सर्कल बना देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि एक थोड़ा सा हमें गैप छोड़ना चाहिए, करंट को एंटर भी तो कराना है आपको कहीं से, तो हम कई बार पूरा सर्कल दिखा देते हैं। एक्चुअल में इस तरह का होता है, क्योंकि करंट को एंटर करने और बाहर आने के लिए आपको पाथ देना पड़ेगा। तो ये सर्कुलर करंट लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रही है। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए यहां पे भी हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। इंटरेस्टिंग। लेकिन ध्यान से देखना, यहां पे अगर हम यहां पे सर्कुलर करंट लूप ले रहे हैं, तो पहले हमें करंट की डायरेक्शन पता है। तो कर्ल ऑफ फिंगर्स अगर हम करंट की डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं, तो थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ वी कर्ल द palm of our right hand around the circular wire with the fingers pointing in the direction of current, then
एक्सटेंडेड थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट यहां पे देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर आप राइट हैंड थंब रूल को यूज कर रहे हैं, यहां थंब करंट की डायरेक्शन में था, लेफ्ट केस में देखिए कर्ल ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। यहां पे चेंज हो गया दोनों का रोल, कर्ल ऑफ फिंगर्स यहां पे करंट की डायरेक्शन में हम रखेंगे और एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थंब बताएगा। तो राइट हैंड थंब रूल दोनों के सेम नाम है लेकिन स्टेटमेंट दोनों के अलग हो गए। तो वेरी इंटरेस्टिंग। अब उसी तरह से अगर हम बात करते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल इन केस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यहां पे भी हम उसी तरह से अप्लाई करेंगे और डायरेक्शन पता करेंगे कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वायर के अराउंड। तो यहां देखना, अगर हम अपने राइट हैंड में लेके और स्क्रू को रोटेट कराते हैं तो जो आपकी करंट की डायरेक्शन में आपको एडवांसेज ऑफ टिप, अगर आप इसे रोटेट करा रहे हो और जो टिप की एडवांस है अगर वो करंट की डायरेक्शन में है तो जो आपकी रोटेशन डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ इन विच यू रोटेट द स्क्रू, तो रोटेशन of screw will be in the direction of magnetic field around it। तो अगर हम राइट हैंड में लेके स्क्रू ड्राइवर को रोटेट कराएं इन सच ए वे कि इसकी जो टिप है वो करंट की डायरेक्शन में एडवांस करे, तो जिस डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं उस सेंस ऑफ रोटेशन में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अराउंड सर्कुलर होंगी। क्लियर है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए इस चीज को। ऐसे अगर हम राइट हैंड स्क्रू रूल को अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यहां पे हमारा कंडक्टर सर्कुलर है, करंट की डायरेक्शन और इसके एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। तो इस केस में रोटेशन ऑफ स्क्रू, ध्यान से देखना, रोटेशन ऑफ स्क्रू ड्राइवर अगर हम रखते हैं करंट की डायरेक्शन में तो जो उसकी एडवांस ऑफ टिप होगी, एडवांसमेंट ऑफ टिप, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एक्सिस। तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट में बोलूं तो यहां कह सकते हैं इफ राइट हैंडेड स्क्रू बी रोटेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कीपिंग इट अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज अलोंग द डायरेक्शन इन विच इट्स टिप मूव्स या एडवांसेज। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये रूल यहां पे भी यूज हो गया। और अगर आप यहां पे राइट हैंड पाम रूल को भी यूज करना चाहो तो आप स्ट्रेट वायर में भी यूज कर सकते हो, अगर उसकी किसी भी साइड में आपको मैग्नेटिक फील्ड लेना है स्ट्रेट, अगर आप राइट हैंड पाम रूल को भी यूज करना चाहो तो कर सकते हैं। उसको थोड़ा कम यूज किया जाता है, मैंने बुक्स में कम देखा है, लेकिन आप यूज कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन में अगर स्ट्रेट वायर की बात कर रहा हूं मैं, थंब रखेंगे, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड रखा है उधर फिंगर रखिए, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पाम के पुश करने की डायरेक्शन में होगा। और अगर हम सर्कुलर वायर की बात कर रहे हैं तो सर्कुलर वायर के किसी भी पोर्शन पे अगर हम करंट की डायरेक्शन में थंब रखें, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस डायरेक्शन में फिंगर रखें, तो उसके पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो यही रूल यहां पे भी यूज हो रहे हैं लेकिन स्टेटमेंट अलग है। बड़े इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से करोगे तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, comparison between Biot-Savart law and Coulomb's law. We know that the Biot-Savart law tells about the magnetic field due to a current element at a distance r making angle theta with this direction, and that is given by dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square, and in vector form we can write dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal cross r upon r cube। और अगर हम बात करते हैं कुलाम्स लॉ की,
तो ड्यू टू ए चार्ज एट r डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। Q चार्ज है, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं। और जो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर r कैप। तो दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों रूल में कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिसिमिलरिटीज हैं। तो पहले हम सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन दीज टू लॉज। तो देखते हैं क्या क्या है सिमिलरिटीज। तो बोथ आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्सेज सिंस बोथ डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जहां आपको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को कहेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोनों लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स हैं, को डिनोट कर रहे हैं, फील्ड को डिनोट कर रहे हैं, जो बिकॉज ये इनवर्सली डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सिमिलरिटी हुई, 1/r स्क्वायर पे बेस कर रहे हैं, दोनों डिपेंड करते हैं। और सेकंड पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइड टू बोथ फील्ड्स। इन दिस कनेक्शन नोट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियर इन द सोर्स, दैट इज आइडियल पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, just as the electrostatic field is linear in its source, that is electric charge। तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने जो इसका जो सोर्स है उसकी 1 पावर पे यानी कि लीनियरली डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी Q जो आप उसका सोर्स है, चार्ज है, उसकी सिंगल पावर पे ही डिपेंड करता है। क्लियर है। तो ये इन दोनों में हुई आपकी सिमिलरिटीज। और अगर कोई कहे कि डिसिमिलरिटीज क्या है, तो डिसिमिलरिटीज के केस में हम बात कर सकते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ की। अगर हम बात करें, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसका सोर्स वेक्टर है, दैट इज आइडियल करंट एलिमेंट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए स्केलर सोर्स, दैट इज चार्ज। देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन बायोट-सैवर्ट लॉ। यहाँ पे आपका थीटा का रोल होता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, डी भी निकालते हो करंट एलिमेंट की वजह से। तो करंट एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में जो एंगल है उस पर डिपेंड करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप इस बात करते हो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ में, तो यहाँ पे कोई एंगल डिपेंडेंस की बात नहीं होती। क्यू चार्ज से किसी भी डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो सेम, अगर डिस्टेंस सेम है तो उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। The magnetic field is perpendicular to the plane containing the displacement vector R and the current element vector IDL। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब आप निकालोगे dB, ये आइडियल जो आपका करंट एलिमेंट है और R डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें राइट हैंड पाम रूल अगर अप्लाई करते हैं, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, फिंगर को पॉइंट P की डायरेक्शन में रखते हैं, तो पुश करोगे तो अंदर की तरफ को आपको पुश करना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्डली परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गए P पॉइंट पे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो है वो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R joining the source and the field point। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज पॉइंट P पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और अगर ये नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज यानी कि सोर्स। तो ये आपके दोनों ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो आप सोचिए कि जो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो जो चीज वहां पे कूलम्ब्स लॉ से हम जिस तरह की कैलकुलेशंस कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उसी तरह की यहाँ पे हम स्टडी करंट एलिमेंट की को हेल्प करके बायोट-सैवर्ट लॉ से करते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखना इसको और समझना। ओके स्टूडेंट्स, इसको ज़्यादा ध्यान से देखना है। ये सारे रूल्स हमने यूज किए और हमने देखा अलग अलग कंडीशन में स्टेटमेंट बदल रहे हैं, रूल्स के नेम वही हैं, और ये लास्ट में हमने कंपैरिजन बायोट-सैवर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ किया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।